हेलो स्टूडेंट, आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी से जो नेक्स्ट पार्ट है कि वहाँ पर किस किस तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और क्या क्या उनकी ट्रीटमेंट होती है, चाहे वो मेडिसिनल है चाहे वो सर्जिकल है। प्रीवियस जो हमारा फर्टिलिटी फीमेल फर्टिलिटी पे लेक्चर था वो बेस था कि क्या कोजेज़ रहते हैं जिससे इन फीमेल में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, ठीक है। और फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कंसाइज कर देती हूँ कि जो मेन कोज होते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के, वो ओवुलेशन के रिलेटेड हो सकता है, वो फर्टिलाइजेशन के रिलेटेड हो सकता है, या वो इम्प्लांटेशन के रिलेटेड हो सकता है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर हमने स्टडी किए थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो कि रिस्क देती हैं कि इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन होती हैं कि ओवुलेशन में डिसऑर्डर हो जाता है क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, कुछ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, या प्री मेच्योर जो ओवेरियन फेलियर हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो है टेस्ट किए जाते हैं जिनसे ये कॉजेज़ जो हैं वो या ये इनफर्टिलिटी जो है वो डायग्नोस होती है। कुछ मेडिकेशन भी हो सकती हैं या ड्रग्स भी होती हैं जो कि रिक्रिएशनल ड्रग्स होती हैं, जैसे कोकीन ले लेते हैं, या मेरिजुआना जो है वो यूज़ कर लेते हैं। जो साइकिक मेडिकेशन होती हैं, या कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, ठीक है। ये भी जो है कहीं ना कहीं फीमेल इनफर्टिलिटी का जो है कारण बन सकती हैं। उसके बाद हमने जो ट्रीटमेंट है जो कि किस तरह से जो है टेस्टिंग की जाती हैं, तो वीमेन की फर्टिलिटी जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है कम होती चली जाती है, ठीक है। जो वीमेन होती हैं अंडर 35, उनके जो एग हैं या उनके नंबर ऑफ एग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उनके चांस जो हैं प्रेगनेंसी के बड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज अबव 35 होते हैं तो जो है उनकी फर्टिलिटी जो है, क्योंकि नंबर ऑफ एग्स जो है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट जो हैं या जो डॉक्टर है मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, उसके बाद जो है उनको डायग्नोस करते हैं। और ये तब है जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। हमने जब पढ़ा था कि फीमेल इनफर्टिलिटी है वो होती है कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है, चाहे वो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, चाहे वो एज फैक्टर है, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी भी कारण से अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। क्योंकि जब डॉक्टर के पास कंसर्न किया जाता है तो उनके वो डिफरेंट आपकी काउंसलिंग करते हैं, फिर हिस्ट्री पूछी जाती है, तो तब जाके जो है ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो टेस्ट जो है वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, जैसे हार्मोनल टेस्ट होता है जिसमें फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है या प्रोलैक्टिन हार्मोन है। इनका लेवल जो है वो चेक किया जाता है, फिर उनसे इंटरप्रिटेशन की जाती है कि क्या हो सकता है। टेस्टिंग जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक किया जाता है ओवुलेशन के बाद कि कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन जो है वो कैसा है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब हाईएस्ट लेवल होता है जिस समय ओवुलेशन होता है वो चेक किया जाता है। हार्मोन टेस्ट जो है उनके लेवल, चाहे वो ओवुलेटरी हार्मोन है, चाहे वो थायराइड या पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उन सब की टेस्टिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ब्लड का शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है, यूरिन की एनालिसिस की जाती है। कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई कंटेजियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा जाता है। तो
तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे अगर सर्विक्स में कोई चेंज है, कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, तो उसमें जैसे सर्विकल म्यूकस है, उसमें क्योंकि नेचुरल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि उसकी जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो म्यूकस जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी थिकनेस जो है, उसकी क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो म्यूकस एज सच जो है एक बैरियर का काम करता है, वो किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकता है यूट्रस के अंदर। तो हार्मोनल चेंज जब होते हैं तो वो सर्विक्स में भी चेंज लाते हैं, उसकी क्वालिटी के अंदर, उसकी अमाउंट के अंदर। फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल जो होता है उसमें सर्वाइकल म्यूकस जो होता है बहुत थोड़ा कम होता है, उसकी अमाउंट कम होती है, लेकिन उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ओवुलेशन से लगभग 5 दिन पहले ये वोटरी हो जाता है, इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, स्ट्रेचेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे रो एग वाइट होता है ना, उसमें स्ट्रेचिंग मतलब कि उसको ना तो एग्जैक्टली आप वॉटरी बोल सकते हैं, ना उनको आप थिक बोल सकते हैं। तो वो स्ट्रेचेबल होता है और उसकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है। ये सब क्यों होता है कि स्पर्म जो है वो इस सॉल्यूशन से, इस म्यूकस से जो है इजीली मूव कर सके फॉर इंटरकोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर थिक होगा या उसकी अमाउंट कम होगी तो मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म जो है वो नहीं हो पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। यही चेंज जो है प्रिवेंट करते हैं स्पर्म के पैसेज को और अफेक्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन को। 24 आवर आफ्टर ओवुलेशन जो है यही सर्विक म्यूकस जो है उसकी सिक्रीशन बंद हो जाती है और फिर से वो थिक हो जाता है, वाइट येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो म्यूकस चेंज देखने को मिलते हैं सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी में और अमाउंट में, वो चेक किए जाते हैं टेस्टिंग के द्वारा। तो ये देखिए जो इनफर्टिलिटी टेस्टिंग वुमेन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फीमेल फर्टिलिटी हार्मोन को चेक किया जाता है थर्ड डे। ठीक है, और ओवरी के फंक्शन को चेक किया जाता है, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब के फंक्शन को चेक किया जाता है। अदर हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उनको जो है वो इनिशियली चेक किया जाता है। इसके अलावा स्टीरोसाल्पिनोग्राफी जो है, जिसको HCG बोलते हैं, साल्पिंगोग्राफी, जिसमें क्या होता है कि एक्सरे की तरह का होता है, जैसे एक्सरे करते हैं हम। इसमें क्या होता है कि एक इंजेक्शन के जैसा जो है इंजेक्शन ही लगा लो, उसमें जो है सलाइन सॉल्यूशन हो सकता है या कोई डाई हो सकती है या एयर जो है वो सर्विक्स के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है और वहाँ से जो है एक एक्सरे लिया जाता है और ये देखा जाता है कि यूट्रस पे किसी तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। टेस्ट जो है वो ये जो फ्लूइड इसमें से डालते हैं वो ये दिखाता है कि वो फ्लूइड आगे चला गया है या वो उसमें स्पिलिंग हो गई है, क्योंकि कई तरह की ब्लॉकेज हो सकती है जिसके कारण फ्लूइड जो है वो सर्विक्स से यूट्रस या फ्लोपियन ट्यूब तक जो है वो नहीं जाता। दूसरा जो टेस्ट है, जैसे ओवरी की रिजर्व टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी गर्ल चाइल्ड जो है एक फिक्स नंबर ऑफ जो एग्स हैं उनके साथ जो है वो बर्थ होता है और ये मिलियन ऑफ नंबर जो हैं धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं। तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग चेक किया जाता है, क्योंकि यही ओवुलेशन के लिए अवेलेबल होंगे और यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं। और एज के अकॉर्डिंग जो है इनके नंबर डिक्रीज होते चले जाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एज में वो लो ओवेरियन रिजर्व हो सकता है कि उसके अंदर जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, या उनके अंदर नॉर्मल जो है ओवेरियन रिजर्व देखा जाता है, या वो हाई ओवेरियन रिजर्व जो है वो चेक किया जाता है। इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, इमेजिंग टेस्ट जैसे हिस्टीरोसाल्पिनोग्राफी जो है वो की जाती है, HSG।
इसके अलावा कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, जैसे पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें यूट्राइन और फैलोपियन ट्यूब की डिजीज़ हैं वो देखी जाती है। इसको बोलते हैं एक सोनोहिस्टोग्राम। और ये सेलाइन इन्फ्यूज़न सोनोग्राम जो है वो उस वो भी कह देते हैं, या इसको हिस्टीरोस्कोपी भी कह देते हैं। ये क्या करते हैं कि इससे एक डिटेल पिक्चर जो है यूट्रस की वो जो है सामने आ जाती है, और उसको हम यूज़ करते हैं कि यूट्राइन में या फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, या कोई स्ट्रक्चर जो है उसकी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, एनाटॉमी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जो कि एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो उससे जो पिक्चर आती है उससे मोर क्लियर, मोर इंफॉर्मेटिव पिक्चर जो है वो इस हिस्टेरोग्राम से या जो हिस्टीरोस्कोपी से है जो देखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि एक पिक्चर आ जाती है, एनाटॉमी कैसी है, वहाँ पर किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ठीक है, उसकी एक पिक्चर बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली इतना क्लियर डिटेल जो है वो नहीं दिखाई देती। और जो HSG होता है उसके अंदर एक्सरे जो है उनके जैसा एक पिक्चर तैयार हो जाती है कि इनसाइड में यूट्रस की क्या प्रॉब्लम है। फ्लूइड को पास किया जाता है, ठीक है, और वो फ्लूइड की जो मूवमेंट है उससे इंटरप्रिटेशन जो है वो की जाती है। अब जब डायग्नोस हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या प्रॉब्लम है वो सामने आती है। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर देखा जाता है कि कैसे मैनेज किया जाए, कि वीमेंस को नंबर ऑफ स्ट्रेटजी जो है वो बताई जाती हैं जिससे जो प्रेगनेंसी के चांस जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, क्योंकि टबैको जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है फर्टिलिटी पे। ठीक है, और जो अगर आप चाहे मेल है फीमेल है दोनों की कंडीशन में जर्नल हेल्थ जो है या हेल्थ ऑफ द फीटस फीमेल के अंदर वो अफेक्ट होती है अगर टबैको जो है या स्मोकिंग जो है वो लेडी करती है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई स्मोकिंग के आप एडिक्शन है तो आपको उसको छोड़ना होगा टू इंक्रीजिंग द चांस ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा जो है कुछ जो वीमेन है जो कि अल्कोहल भी लेती हैं तो उनको वो अल्कोहल को अवॉइड करना होगा, या जो रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, स्ट्रीट ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं कि किसी फूड आइटम के अंदर जो है कुछ ड्रग्स मिलाकर उसको जो है वो खा लिया जाता है। तो ये सब जो है ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब्सटेंस जो होते हैं ये एबिलिटी ऑफ कंसीविंग और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए जो है एक इम्पेयर करते हैं, उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो अल्कोहल का यूज़ करना, रिक्रिएशनल ड्रग का यूज़ करना, ये सब जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन को या जो प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी हो रही है उन वीमेंस को ये अवॉइड करने चाहिए। कैफ़ीन का इंटेक जो है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन जो है वो भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है प्रेगनेंसी के सक्सेस को। और इसकी कोई लिमिट जो है वो डिसाइड कर ले कि इतनी है, बजाय कि उसको अगर आप छोड़ सकते हैं तो स्टॉप करें तो बेस्ट है, और नहीं कर सकते तो उसकी लिमिट जो है धीरे धीरे जो है वो कम करें। एक्सरसाइज करें मॉडरेटली, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और ये एक्सरसाइजिंग है अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस, अगर आप बहुत वीक हैं फिर आप इतनी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें पता है वो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स जो क्या है उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, फर्टिलिटी के दौरान जो है इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करें वेट जो गेन हो रहा है, एक्सेस ऑफ वेट जो गेन हो रहा है, ओवर वेट हो रहे हैं या अंडर वेट हो रहे हैं, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो इनफर्टिलिटी के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो जितने भी रिस्क फैक्टर हैं जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी के
रीज़न हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकते हैं, उन सबको अवॉइड करना चाहिए टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। फिर आता है ट्रीटमेंट कैसे हो। अब हमने डायग्नोस कर लिया, ठीक है। डायग्नोस के बाद अगर माइल्ड से डिस्टरबेंस है या माइल्ड से एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, तो उनको हम बाय अवॉइडिंग रिस्क फैक्टर को कम करके भी जो है क्योर कर सकते हैं। कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होती हैं कि जहाँ पर जो इनफर्टिलिटी का कारण जो है वो बहुत स्ट्रोंग है और कहीं भी इनफर्टिलिटी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस समय वहाँ पर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये ट्रीटमेंट जो होती है, इनको मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज़ होते हैं रिप्रोडक्टिव असिस्टेंट के, जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ART, आर्ट के नाम से इसको हम एब्रीवेट करते हैं, वो यूज़ की जाती हैं, जिसमें इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है, जैसे IUI, जिसमें मिलियन ऑफ हेल्दी स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। इस प्रोसीजर के अंदर जो है स्पर्म को पहले रिंस किया जाता है, विद स्पेशल सॉल्यूशन क्लीन कर दिया जाता है, और उसके बाद उनको बाय इंजेक्शन जो है वो इनसाइड द यूट्रस जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। और अब ये कंडीशन कब है, जब किसी तरह की ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है। अब हम IVF पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न हैं, कि स्पर्म जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच रहे हैं, फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो किस लेवल पर क्या प्रॉब्लम है, उसी लेवल की ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो है, जिसको IVF बोलते हैं, मोस्ट इफेक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। एक IVF साइकिल के अंदर कई हफ्ते का टाइम जो है वो लगता है, जिसमें लगातार ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिसमें सबसे इनिशियली फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, गोनेडोट्रोफिन देते हैं, हार्मोन देते हैं, जो कि फॉलिकुलर सॉरी जो प्रोडक्शन है एग की, डेवलपमेंट है एग का, फॉलिकल्स का, उसको जो है वो स्पीड अप कर देते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी में एक ही जो है एग रिलीज होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन जब हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं तो मल्टीपल एग जो हैं एक सिंगल टाइम में रिलीज हो जाते हैं। वो एग जो हैं उनको निकाल लिया जाता है, पेट्री डिश में रखा जाता है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड की हेल्प से जो है क्या करते हैं, उन एग्स को जो है वो निकाल लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, और उसको पेट्री प्लेट में कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर स्पर्म जो है उनको इनटेक किया जाता है, उनको वॉश करके, और उनको उस एग के जो डिश के अंदर है उनके साथ डाल दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेवलपमेंट हो जाती है, और फिर जो है एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर जो है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कैथेटर के द्वारा जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी वेरिएशन आप देखेंगे। ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि इस तरह की साइकिल होती है, जिसमें जो है फॉलिकल्स को पंक्चर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको एग को निकाल लिया जाता है, उसमें फिर जो है स्पर्म को एंटर करवा दिया जाता है, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो डिफरेंट प्रोसीजर जो है वो होकर निकलते हैं। होलो नीडल जो है वो डाल दी जाती है, अल्ट्रासाउंड कंट्रोल रहती है, वो ये भी बताती है कि ओवरी में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पर जो है वो एग को जो है वो सक करना है, ठीक है। तो वैक्यूम पंप होते हैं, उससे वो एग को जो है वो सक कर लेते हैं। फिर जो है उसमें उनको पेट्री प्लेट में डाल दिया जाता है, फिर स्पर्म की प्रिपरेशन की जाती है और उसको मिक्स करके एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाती है, और फिर एम्ब्रियो को जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैनुला। तो ये एक कॉमन सा सिंपल सा प्रोसीजर है। आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी इनका
डिटेल जो है वो समझ में। ये तो है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, कि कोई ब्लॉकेज हो तो उस ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, या किसी तरह की अदर प्रॉब्लम आती है तो आईवीएफ जो है वो यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सर्जरी की जाती है, जैसे मैं बता रही हूँ कि ब्लॉकेज हो सकती है, यूट्रस के अंदर हो सकती है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हो सकती है, तो उनको जो है सर्जरी के द्वारा जो है वो रिमूव कर देते हैं और फर्टिलिटी जो है रिस्टोर हो जाती है। ये जो प्रोसीजर होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, ये जो भी प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कर देते हैं या जो फीमेल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है जो फर्टिलिटी के होते हैं वो थोड़े कम यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि आईवीएफ जो है वो उसकी सक्सेस ज़्यादा है, ठीक है, ट्रीटमेंट की सक्सेस जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए सर्जरी जो है वो कॉमन नहीं है। सर्जरी में क्या होता है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, एक अल्ट्रासाउंड मैंने बताया ना कि इंटरनली जो है वो उसमें सोनोग्राफी के द्वारा जो है रेज करते हैं और एक इमेज तैयार हो जाती है यूट्रस की, फ्लोपियन ट्यूब की। तो वो क्या करते हैं, जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनको पिक्चर बना लेते हैं वो वीमेन के अंदर, और ये जो है एक थिन प्रोब होता है जिसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, जो कि एक लुब्रिकेटेड शीट के द्वारा कवर्ड होता है, जैसे कि कॉन्डम है, और इन ट्रांसड्यूसर को जनरली जो है वजाइना के अंदर पुट कर दिया जाता है, और ट्रांसड्यूसर जो है साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और एक पिक्चर बन जाती है मॉनिटर के ऊपर, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उनकी पिक्चर बन जाती है। अब जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ की सर्जरी जो है वो की जाती है। तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, वो करते हैं, उसके बाद जो है वो सर्जरी की जाती है। तो लेप्रोस्कोपिक है, हिस्टीरोस्कोपिक है। जो लेप्रोस्कोपिक या हिस्टीरोस्कोपिक सर्जरी होती है उसमें प्रॉब्लम जो है उनको जो है करेक्ट किया जाता है, चाहे वो यूट्राइन एनाटॉमी की हो, चाहे एंडोमेट्रियल पॉलिप को रिमूव करना हो, चाहे किसी तरह का फाइब्रॉइड है किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, या यूट्राइन कैविटी की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो शेप को जो है वो चेंज कर देते हैं। रिमूविंग पैल्विक और यूट्राइन एडिशंस को रिमूव करना, इसके लिए जो है ये टेक्निक यूज़ की जाती हैं। तो डायग्नोस होने के बाद जो है क्या करते हैं, सर्जरी करने के लिए कहा जाता है और वो इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिपेयर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेप्रोस्कोप होता है उसको एक कट किया जाता है बेली पेट के पास, और उसको जितने बेली बटन टू गेट रिड ऑफ स्कार टिश्यू, और फिर उसको ट्रीट किया जाता है, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हैं, ओपन ब्लॉक ट्यूब्स हैं, या रिमूव ओवेरियन सिस्ट हैं, या फ्लूइड फिल्ड सैक बने हुए हैं उन ओवरी के अंदर जिसके कारण शेप जो है वो चेंज हो रही है, वो सब जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। ट्यूबल सर्जरी भी बोलते हैं, अगर फ्लोपियन ट्यूब में किसी तरह की ब्लॉकेज है तो फ्लूइड डाल दिया जाता है, और वो फ्लूइड अगर स्प्लिट हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करके उसको फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उन ब्लॉकेज को, उन एडिशंस को जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। अगर ट्यूब की ओपनिंग नैरो है तो उसको डायलेट कर दिया जाता है, या किसी तरह की ब्लॉकेज है तो नई ट्यूबल ओपनिंग जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो सर्जरी जो है मैंने जैसे पहले भी बताया ये रेयर होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी रेट जो है वो बेटर होती है विद जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती हैं। दूसरा, सर्जरी का एक और बेनिफिट है कि अगर ब्लॉकेज है या कोई ट्यूब के अंदर किसी तरह की नैरोनेस है तो उसको अगर आप इन सर्जरी के द्वारा जो है वो रिमूव कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं बाय यूजिंग आईवीएफ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सब ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आईवीएफ भी जो है वो अनसक्सेसफुल हो सकता है। फिर इसके बाद जो है कुछ गैमी इंट्राफोलिकुलर ट्रांसफर्स होते हैं। इंट्राफोलिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर चाहे वो गैमीट को
डाला जाए, चाहे वो जाइगोट को जो है वो डाला जाए। तो दो तरह की इंट्राफोलिकल ट्यूब ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे पहली को बोलते हैं GIFT, गैमीट इंट्राफोलिकल ट्यूब ट्रांसपोर्ट, और दूसरा होता है ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्राफोलिकुलर ट्रांसफ़र। ये जैसे IVF में होता है, प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि एग जो है उसको फर्टिलाइज करके जो है एम्ब्रियो को जो है वो डाल दिया जाता है यूट्रस के अंदर। उसी तरह यहाँ पर भी जो है वो वही प्रोसीजर होता है कि एग को पहले निकाला जाता है, उसको स्पर्म के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है लैब के अंदर, और फिर उसको इमीडिएटली फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। जो ZIFT होते हैं उसके अंदर तो फर्टिलाइज्ड एग को जो है जाइगोट को जो है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है विदिन 24 आवर, और GIFT के अंदर स्पर्म या एग जो है उनको मिक्स करके जो है वो डाल दिया, यानी कि गैमीट को जो है फ्लोपियन ट्यूब में डाला जाता है, और उसके बाद का प्रोसीजर जो है इनसाइड द फ्लोपियन ट्यूब होता है। तो ये कैनुला होता है, इसके द्वारा जो है ये जाइगोट जो है इस फ्लोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, और फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो अपने आप जो है वो कंफर्म हो जाता है। दूसरा जो है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये बाहर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है ये गैमीट्स जो हैं उनको लिया जाता है, और इन गैमीट्स को जो है वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, और फिर वहीं पर जो है फर्दर जो प्रोसेस हैं, फर्टिलाइजेशन है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, वो सब जो है वो इनसाइड में होता है। तो जाइगोट को डाल रहे हैं या गैमीट को डाल रहे हैं, वो डिफरेंट जो है वो मेथड यूज़ किए जाते हैं। फिर आता है कुछ एग डोनेशन भी हो सकते हैं कि वीमेन के अंदर इनफर्टिलिटी ये है कि वहाँ पर एग फॉर्मेशन या एग की नंबर जो है कम है, या वायबल एग्स जो है नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में ओवरी की जो है क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ एग को चेक करने के बाद अगर तो उसका नॉर्मल यूट्रस है, तो ये प्रोसीजर किया जाता है कि एग जो है किसी और वीमेन का या सैरोगेट मदर डोनर से लेकर और उसको जो है यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। बाकी का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उन वीमेन के लिए जहाँ पर एग्स की क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई दिक्कत है, वहाँ पर ये एग डोनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, जिसमें एग को रिमूव किया जाता है डोनर की ओवरी से, और उसको फर्टिलिटी ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के फर्टिलाइज्ड एग को जो है यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। ये वो केस है जब यूट्रस जो है वो नॉर्मल है, उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक्सरे किया जा सकता है फ्लोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, जिससे उसकी एनाटॉमी के बारे में पता चल जाता है। लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो है उन ब्लॉकेज को या किसी तरह का एबनॉर्मलिटी है उनको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग से टेस्ट किया जा सकता है कि उसके हार्मोन कैसे हैं, उसके नंबर ऑफ जो एग्स हैं वो कैसे हैं। इनको ट्रीटमेंट जो है वो, कोई भी ट्रीटमेंट है वो बेस होता है कि कैसी इनफर्टिलिटी है। ठीक है, कारण क्या है इनफर्टिलिटी का, और अगर पहले प्रेग्नेंट हुई उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या कुछ के साथ क्या होता है प्रेगनेंसी शुरू में ही नहीं होती है, उनका एज ग्रुप देखा जाता है, ओवरऑल हेल्थ देखी जाती है बोथ पार्टनर्स की। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होते हैं पार्टनर्स के, जिनको वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, और उनके बाद जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया जाता है। ठीक है, विमेन में जो मेन असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट है वो यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ART, जिसमें मैंने बताया कि यूट्रस की एबनॉर्मलिटी है, सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, IVF के द्वारा जो है वो उनको जो है वो ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो डिफरेंट
ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक हैं। तो किस तरह की डायग्नोसिस है, किस लेवल की है, उनके अकॉर्डिंग जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे एक्यूपेंचर है, उसके द्वारा जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। योगा बहुत अच्छा पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है, अगर उनको आप यूज़ करते हैं तो रिलैक्सेशन जो है या स्ट्रेस जो है डिक्रीज़ होता है और वो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ भी करते हैं। कुछ विटामिन्स का इंटेक है, मिनरल का इंटेक किया जाता है टू प्रमोट फर्टिलिटी, लाइक फोलेट लेते हैं, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है तो आयरन का इंटेक जो है वो किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल वेलनेस जो है वो इम्प्रूव होती है। कई तरह की फर्टिलिटी टी भी अवेलेबल हैं जो कि फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मानी जाती हैं। कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। डाइट के ऊपर भी कंसर्न किया जाता है विमेन के लिए कि वो फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड जो है वो उनको बताए जाते हैं, जैसे कि फाइबर रिच फूड खाएं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन हैं, ठीक है, अवॉइडिंग ट्रांस फैट, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल प्रोटीन है, अगर आप फॉर वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो बजाय कि लो फैट जो है प्रोडक्ट यूज़ किए जाएं। ये कुछ डाइट है वो भी फर्टिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करती हैं, इनफर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम इन्हीं प्रोसेसेस को कि कौन कौन से जो आईवीएफ है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है, या जो हमने स्पर्म इंजेक्शन देखा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जिसको आईसीएससी बोलते हैं, उन सब के बारे में जो है, या जीआईएफटी है, जेडआईएफटी है, जो इंट्राफोलिकुलर ट्यूब ट्रांसफर हैं, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। ये एक जर्नल सा लेक्चर था कि फीमेल में इनफर्टिलिटी के मेन कारण क्या हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, उनकी कैसे मैनेजमेंट की जाती है, कैसे उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो ये था फीमेल इनफर्टिलिटी इन फीमेल। थैंक यू।